नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10 न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे इसका। ठीक है, तो हमने चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है ऑलरेडी। नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आप खुद से भी करना है इनको। ठीक है, हरिसेना कंपोज्ड प्रशास्त्री इन प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि श्री सतकर्णी के बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। नाउ द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। क्या ऐसा था? आर्यव्रत का इलाका कौन सा था? हमने देखा था ना मैप में, ब्लू कलर का बीच में, तो वहाँ नहीं था वो सब। वो लोग उनके अंडर ही काम करते थे, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ। क्या ये था? हमने देखा था जैसे दक्षिण पथ की तरफ ये डॉट दिखाए थे 12 रूलर्स के, तो इट मीन्स येस, इट इज़ ट्रू, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्सिला एंड मदुरई। टेक्सिला कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में, और मदुरई कहाँ है? साउथ में है। तो वर इंपॉर्टेंट सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता, और गुप्ता कहाँ थे? नॉर्थ में, नीचे की तरफ थे, तो इनका सेंटर यहाँ पे होना नामुमकिन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? हमारा फॉल्स हो जाता है। आयोल वॉज द कैपिटल ऑफ द पालवास। बिल्कुल नहीं, आयोल किसकी कैपिटल थी? ये थी चालुक्याज की। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसको जिसको पता है। लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। क्या ऐसा था? हाँ, बिल्कुल था। और अभी भी हम देखते हैं, अगर आप आगे पढ़ोगे अच्छे से, जब हिस्ट्री का जो भी बच्चा पढ़ेगा, तो साउथ इंडिया में जो लोकल असेंबलीज का जो फंक्शनिंग थी ना, बहुत अच्छी शुरू हुई थी, इसीलिए उसे अभी मॉडर्न टाइम में भी उसे अच्छे से फॉलो किया जाता है बहुत सारी चीज़ों को। मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। ऐसे 3 ऑथर्स के नाम लिखने हैं जिन्होंने किसके बारे में लिखा है? हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। द फॉलोइंग 3 राइटर्स रोट अबाउट हर्षवर्धन। 3 राइटर कौन है? पहला है बाणभट्ट ही रोट हर्षचरिता। उन्होंने हर्षचरिता बुक लिखी, द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। बायोग्राफी क्या होता है? किसी की आत्मकथा, किसी दूसरे, जैसे मेरी आत्मकथा कोई और लिख रहा है, उसे बायोग्राफी कहते हैं। अगर मैं अपनी आत्मकथा खुद लिखती हूँ तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो फाइन। नेक्स्ट क्या है? ज़ुएनज़ैंग यानी ह्यून सैंग, ये एक ही इंसान के नाम है। ही वॉज अ पिलग्रिम फ्रॉम चाइना। वो एक यात्री थे। कहाँ से? चाइना से। हु रोट अबाउट द कोर्ट ऑफ द किंग। उन्होंने क्यों लिखा था किंग के कोर्ट में? क्योंकि वो उनके कोर्ट में रहे थे। फिर हर्षवर्धन खुद भी बहुत अच्छे राइटर थे, इसीलिए उन्होंने खुद भी लिखा। ठीक है, देखिए, ही हिमसेल्फ वॉज वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम। वो बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने 3 अपनी रचनाएं लिखी थी, रत्नावली, और 2 अगर किसी और को पता है तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, याद है। वॉट चेंजेस डू यू फाइंड द आर्मी एट दिस टाइम। क्या बदलाव देख सकते हो आप इस टाइम आर्मी में, जबकि ये गुप्तास की बात करते हैं और हर्षवर्धन के समय की। द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द आर्मी। कुछ चेंजेस जो है हम देख सकते हैं आर्मी में, जैसे कि द किंग स्टार्टेड मेंटेनिंग अ वेल इक्विप्ड आर्मी। किंग ने क्या किया? एक वेल इक्विप्ड आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया, यानी कि उनके पास सब अस्त्र शस्त्र, जैसे आज के समय में आर्मी के पास होता है ना, उनके पास गन्स होते हैं, उनके पास जो भी उन्हें ज़रूरी चाहिए होता है वॉर के टाइम, उनके पास ऑलरेडी वो अवेलेबल होता है, ताकि उन्हें आराम से वो यूज़ कर सकें ज़रूरत के समय। एडिशनल मैन पावर वॉज सप्लाइड बाय द मिलिट्री लीडर वेन एवर किंग नीडेड देम। हमने देखा था ना कि चैप्टर में ये बताया था कि जो लीडर हुआ करते थे उन्हें लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ताकि वो लोग हॉर्सेस को मेंटेन कर सकें, और साथ में अपनी जो उनकी थोड़ी सी आर्मी जो अपने पास रखी है उन्होंने, उसको मेंटेन कर सकें, उनकी सैलरीज निकाल सकें। तो वो क्या करते थे? राजा को आर्मी सप्लाई करते थे जब जरूरत होती थी। द आर्मीज आर वेरी लार्ज एज दे हैड टू गो ऑन फ्रीक्वेंट रेड्स। क्योंकि आर्मीज बहुत बड़ी बड़ी होती थी, क्योंकि उन्हें रेड्स करने पड़ते थे, बार बार वो हमले करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि हो सकता है कोई अटैक करने आ रहा हो, या फिर खुद का राजा का मन है कि मुझे अपना एरिया बढ़ाना है, तो उसके लिए वो अटैक करेंगे नेक्स्ट बंदे पे। तो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या अरेंजमेंट्स थे इस समय में एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन के? हमने देखा था अब चैप्टर में, यहाँ देखते हैं हम। नगर श्रेष्ठी, ये क्या है? नगर श्रेष्ठी पहला, और चीफ बैंकर वॉज अपॉइंटेड। ठीक है, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मर्चेंट। देखो, चीफ बैंकर कौन होता था? रिप्रेजेंटेटिव होता था। रिप्रेजेंटेटिव होता किसी का, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसी तरह से जो बड़ा बैंकर होते थे, बड़े मर्चेंट्स होते थे, उनका जो लीडर होता था वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो इसे क्या बोलते थे? नगर श्रेष्ठी, सबसे बड़ा लीडर उनका। ऑफिशियल स्टार्टेड होल्डिंग मेनी ऑफिसेज। जो ऑफिसर्स होते थे ना, अलग अलग ऑफिसेज को वो काम करते थे उनमें। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द चीफ जुडिशियल ऑफिसर, हरिसेना ऑल्सो एक्टेड एज अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। हरिसेना के बारे में हमने पढ़ा था ना, मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस में भी उन्होंने काम किया था, और वो और भी एक चीफ जुडिशियल की ऑफिस को संभालते थे, और कभी भी थे वो। ठीक है, इस तरह से। और नाउ द हायर पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी। अब देखो, बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती थी हेरिडिटरी, क्योंकि हरिसेना की ही एग्जांपल अगर हम लेते थे, उनके फादर का भी वही काम था उस दरबार में, तो नेक्स्ट उनके बेटे ने ही संभाला। तो नेक्स्ट क्या है अब?
द सन ऑफ द ऑफिशियल वुड टेक ओवर द ऑफिस आफ्टर हिज फादर। ये हमने पढ़ा था चैप्टर में, है ना। तो ये हमारे लिए ईजी है, हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है। अगर आप चैप्टर करते हैं तो इसे करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक अरविंद वुड हैव टू डू इफ ही वॉज एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। आपको क्या लगता है कि अरविंद को क्या करना चाहिए वो समुद्रगुप्त की एक्टिंग अगर कर रहा है। अगर आपने समुद्रगुप्त का कैरेक्टर पढ़ा तो अरविंद वुड हैव टू बी डू फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या करना पड़ेगा उन्हें? प्लान एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुल रेड्स ऑन ऑल अदर किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने दूसरे राजाओं पर अटैक किए, हमले किए, प्लान किया, उसी तरह से उन्हें करना पड़ेगा अरविंद को भी। एस्टैब्लिश एंड इंश्योर अ वेल मेंटेन गवर्निंग सिस्टम। एक बहुत अच्छा गवर्निंग सिस्टम, कामकाज का सिस्टम जो है वो शुरू करेंगे, जैसे समुद्रगुप्त ने खुद किया था। लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ हिज किंगडम। और लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी किए थे। कीप अ चेक ऑन द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, ये भी करेंगे। और इसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि विल हैव टू शो एज वेरी गुड प्लेयर ऑफ फ्लूट, वीणा और and other skills which Samudragupta had. This way, his bravery also. Do you think ordinary people would have read and understood the प्रशास्तीस? Give reason for your answer. आपको लगता है कि जो आम इंसान होंगे उन्हें प्रशास्ती समझ में आती थी? प्रशास्ती संस्कृत में लिखी होती थी। प्रशास्ती खुद संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है प्रशंसा में लिखी गई चीज़, किसी की तारीफ करते हुए। तो इसका रीज़न क्या है? ऑर्डिनरी पीपल माइट नॉट हैव अंडरस्टूड द प्रशास्तीस बिकॉज, क्यों? दे वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। किस में लिखी जाती थी? वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। एट दैट टाइम संस्कृत वॉज प्रैक्टिस्ड बाई ब्राह्मीन्स। उस समय जो है संस्कृत ज़्यादातर कौन प्रैक्टिस करता था? ब्राह्मण ही पढ़ते थे। किंग्स एंड हिज कोर्ट मैन, और राजा और उनके जो दरबारी होते थे वो। ऑल अदर मैन एंड वुमेन यूज प्राकृत लैंग्वेज। जो बाकी लोग थे वो सभी क्या है? प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। इफ़ यू हैड टू मेक अ जीनियोलॉजी फॉर योर सेल्फ, who are the people you would include in it? How many generation you would like to show? Make a chart and fill it. I would prefer to mention my grandfather, grandmother, mother and father and myself. It would be 3 जनरेशन। देखो जनरेशन क्या है जो आपने देखा है वो, ठीक है। ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंडमदर दादी जी, मदर फादर पापा मम्मी, मी यानी कि खुद स्टूडेंट जो बोल रहे हैं, और माई सिस्टर। और इसके अलावा आपको अपनी जीनियोलॉजी में यानी कि आपको अपने खानदान में जो भी लिखना होगा, जैसे ट्री बनाना होगा तो आप वो भी बना सकते हैं। हाउ डू यू थिंक वॉर्स इफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टुडे? अगर युद्ध होते हैं तो आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है आज के समय में? क्या होता होगा? वॉर्स इफेक्ट द पीपल इन फॉलोइंग वेज। पीपल आर फोर्स टू लीव देयर होम्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन। उन्हें घर छोड़ना पड़ता है तबाही की वजह से। मेनी पीपल डाई इन द वॉर्स। बहुत सारे लोग मर जाते हैं वॉर में, युद्ध में। द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द पीपल बिकम्स अनस्टेबल। लोगों का अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, यानी कि पैसे के लिहाज से वो परेशान हो जाते हैं। द सप्लाई ऑफ डेली नीड्स आइटम इज डिस्टर्ब इन वॉर जोन्स। जहाँ जहाँ युद्ध होता है वहाँ पे चीज़ें नहीं जाती, क्योंकि युद्ध के डर से कोई जाता ही नहीं, ना सामान देने ना सामान लाने। तो इसीलिए जो है वहाँ पे सप्लाई भी कम हो जाती है। इट इंक्रीजेज पॉवर्टी, से गरीबी भी बढ़ती है। देखो जब भी युद्ध होता है ना, अगर आप बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो यूक्रेन वहाँ से खत्म हो गया है। वहाँ से लोग भाग रहे हैं, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते थे वो भाग रहे हैं, वहाँ से कोई भी इंसान रहना नहीं चाहता वहाँ पे। तो इस वजह से आप देखोगे कि युद्ध कभी भी अच्छी बात नहीं होती, उससे बहुत ही परेशानियाँ और बहुत ही संकट झेलने पड़ते हैं लोगों को। तो इसीलिए वॉर से अलग अलग तरह के इफेक्ट होते हैं जो हमने मेंशन भी किए हैं। कुछ एक्स्ट्रा हों आपके पास तो आप लिख सकते हैं। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।